नमस्ते बच्चों। आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हमने पीछे फैक्टर्स में पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स का किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें हमने देखा था कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। अब वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? इसका कारण ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके बाद रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट जो रिएक्टेंट्स हैं उन रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है उसके बाद में उनके बीच में कोलिजन इंक्रीज होगा। अब जितने ज़्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं उतने ही ज़्यादा यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे। अब इधर एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ करते हैं तो उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। सपोज हमारे पास डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर एक बार हम 50 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो इसकी जो हाफ अमाउंट है वो डिकम्पोज होती है 12 मिनट में। और अगर ये सेम रिएक्शन हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करवाएं देन दिस केमिकल रिएक्शन completes in 5 hours. If this chemical reaction takes place at 0 degree Celsius, then the reaction will complete in next 10 days. तो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर उतनी ही जल्दी कन्वर्ट होते हैं। फिर यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल और दे रखा है, यू ऑल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स डीकलराइज्ड फास्टर एट हायर टेम्परेचर देन दैट ए लोअर टेम्परेचर। इसमें यह बताया गया है कि आपके पास KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का एक मिक्सचर है। अगर इन दोनों मिक्सचर्स को हम मिक्स करें और आपका टेम्परेचर हाई है तो KMnO4 के अंदर जो डीकलराइजेशन है मींस इसके कलर लूज करने की जो टेंडेंसी होगी वो फास्ट रहेगी। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस को रिलेट किया एक इक्वेशन के थ्रू जिसको बोलते हैं हम अरेनियस इक्वेशन, और इसको प्रपोज किया था साइंटिस्ट ने, एक डच केमिस्ट थे J.H. Van't Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provided its physical justification and interpretation। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी अरेनियस इक्वेशन क्या है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। हेयर आर ए इज द अरेनियस फैक्टर और फ्रिक्वेंसी फैक्टर। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ए आपका फ्रिक्वेंसी फैक्टर है और इसके अलावा आप इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हो। इट इज़ कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर रिएक्शन। आर इज ए गैस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो आर है आपका गैस कॉन्स्टेंट है। ई है ए है एक्टिवेशन एनर्जी और आर है आपका गैस कॉन्स्टेंट एंड इट्स यूनिट इज जूल पर मोल। ठीक है,
तो इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर से मतलब क्या है, ये आपको स्टेप टू स्टेप आगे समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपको मैं बता दूँ, फ्रीक्वेंसी फैक्टर से मतलब है कि किस फ्रीक्वेंसी से आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड कर रहे हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को आगे हम देखेंगे। तो देखिए, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इधर जो ये इंटरमीडिएट होता है दैट इज द अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है, दैट इज अनस्टेबल। और इस अनस्टेबल कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड बनेंगे वो आपके टेम्परेरी रहते हैं और बाद में ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। According to Arrhenius, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and molecule of iodine collide to form an unstable intermediate. It exists for a very short time and then breaks up to form two molecules of hydrogen iodide. इसका मतलब ये है कि आपके पास एक तो है H2, दूसरा है I2, तो एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कर कर दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हुआ ये कि इधर इनके बीच में एक टेम्परेरी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और बाद में ये वाले जो बॉन्ड हैं यहाँ से ब्रेक होंगे और लास्ट में आपके दो मॉलिक्यूल बनते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, ठीक है। और इधर आपका जो इंटरमीडिएट है वो बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? हर एक रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी पहले से होती है, इसको आप समझोगे इस ग्राफ से, ठीक है। तो यहां पर कुछ एनर्जी इसके पास पहले से है, क्लियर। नाउ these reactants have to be converted into products। तो होगा ये कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ये जो आपके पास एनर्जी होगी उसको बोलते हो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पर आपके पास 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी है और किसी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है और उसको कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 50 मोल पर मोल या फिर किलो जूल एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है। और जब तक उन रिएक्टेंट्स को ये 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी नहीं मिलती है तब तक वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो होता ये है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इन रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी तो पहले से है और जब ये एनर्जी इनको मिलेगी इसके बराबर तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो इन दो एनर्जी के बीच में ये वाला जो गैप है इस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन रिएक्टेंट्स के पास पहले से जो एनर्जी है और इधर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इन दोनों एनर्जीज के बीच का जो गैप होगा दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, ओके। डेफिनेशंस आप पढ़ लेना। जैसे एक डेफिनेशन में ये है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और जो एनर्जी इन रिएक्टेंट्स के पास पहले से है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये होती है, द एक्टिवेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे उस डेफिनेशन को आप चूज कर सकते हो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कोल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी। अब आगे लिखा हुआ ये है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होंगे तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। अब जो फाइनल एंथैल्पी है, फाइनल जो एनर्जी है रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है कि आपके पास किस तरीके के रिएक्टेंट्स हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। अब दूसरी चीज़ ये है
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, उन रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसको प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद प्रिसिशन, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, लुडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क, यूज स्टैटिस्टिक्स टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू देम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में बी डिस्क्राइब्ड बाय प्लॉटिंग द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ए गिवन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे NE डिवाइडेड बाई NT, इसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है उसके बिहेवियर या फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे NE है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और विद एनर्जी E एंड NT इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इस ग्राफ को समझिए जिसके अंदर दिखाया गया है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और इस ग्राफ के अंदर एक तरफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरी तरफ है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या, ये जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है जिस टाइम पर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। द पीक ऑफ द कर्व corresponds to the most probable kinetic energy of maximum fractions of molecules, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ओके। नेक्स्ट वन, एक ग्राफ और है। जब इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाती है। तो इस ग्राफ के अंदर आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ओके। इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इधर है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका सपोज T है, ठीक है। तो T के ऊपर ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए। अब हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो इंक्रीज करने के बाद में आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। अब इन ग्राफ्स के अंदर ये जो लाइंस हैं, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो गैप है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए, ठीक है। दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इतने मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसके बराबर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा आ गए, ठीक है। तो ये है आपका ग्राफ। तो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को आप देखोगे, इन द अरेनिश इक्वेशन द फैक्टर E इसके पावर में है -EA/RT कोरस्पॉन्ड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन EA, ठीक है। मतलब ये आपके पास जो -EA/RT है ये रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स का वो फ्रैक्शन जिसके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है। तो इसमें हम दोनों तरफ 4.18 आपकी जो इक्वेशन है उसको आप देखो, तो उसके अंदर हम दोनों तरफ लोग लेंगे, नेचुरल लोग लेंगे। नेचुरल लोग लेने पर ये आपके पास इक्वेशन आएगी, ठीक है। द प्लॉट ऑफ नेचुरल लोग K वर्सेस 1/T गिव्स ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द equation as shown in the figure. Thus, it has been found from Arrhenius equation that increasing the temperature or decreasing the activation energy will result in the increase of the rate of reaction. ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब कभी भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। ये आप कैटलिस्ट में भी पढ़ोगे। तो इधर इस इक्वेशन को सोल्व किया गया है इन द फिगर 4.10, ये आपका फिगर है। इसके अंदर -EA/R, ठीक है, ये आपका स्लोप रहेगा, ठीक है। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये आपका इंटरसेप्ट है। सो वी कैन कैलकुलेट EA एंड A यूजिंग दिस वैल्यूज एट टेम्परेचर T1। इक्वेशन इज, तो आपकी जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से रहेगी। फिर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, ये आपका T2 है। अब उसके बाद में हम
इन इक्वेशंस के अंदर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 4.20 फ्रॉम 4.21 वी ऑब्टेन, ठीक है। इन इक्वेशंस को हम आपस में घटाएंगे, घटाने पर आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है वो आएगी। आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, तो ये आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद में आपके पास जो ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये गिवन है। ओके, तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का किस तरीके से टेम्परेचर के साथ में रिलेशन है। कल हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट और कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद में आपका ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।